बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद शारिक वक़ार अपनी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम मीडिया टॉक्स के साथ आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अज़ीम अहमद साहब। मशहूर टीवी डायरेक्टर। आपने इनके शोरा आफाक ड्रामे देखे होंगे। अभी कुछ अर्से पहले टेलीविज़न पे एक प्राइवेट चैनल पे इनका एक मशहूर ड्रामा चला है और ये बहुत सारे शोरा आफाक ड्रामे और सीरीज़ जो हैं वो मशहूर चैनल्स के साथ एयरवाई डिजिटल वगैरह के साथ करते रहे। अज़ीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्रोग्राम के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अज़ीम साहब, ड्रामे का इर्तिक़ा 1960 में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ होता है। ब्लैक एंड वाइट नशरियात और लाइव नशरियात, वसाइल की भी कमी थी। फिर ड्रामे शुरू होते हैं। ताबीर जैसा एक मरकतुल आरा ड्रामा 1947 की जद्दोजहद आज़ादी पे, खुदा की बस्ती, अंकल उर्फ़ी, शेज़ूरी जैसे शानदार ड्रामे आवाम को देखने को मिले। फिर टेलीविज़न रंगीन हो गया 70 की दहाई में। उसमें आपको अनकही, तन्हाइयाँ और अफशां, अरूसा, पारस जैसे शाहकार ड्रामे मिलते हैं। फिर एक और चैनल पीटीवी के अलावा मार्केट में आता है, प्राइवेट चैनल जो है NTM, जिसके ऊपर चांद ग्रहण, सितारा, मेहरुन्निसा, जांगलूस जैसे शानदार शाहकार मिले। फिर प्राइवेट चैनल्स बहुत सारे मार्केट में आ गए। उनमें भी अब आप देखते हैं कि ड्रामे में नई जिद्दत आई और अब बात जो है वो मेरे पास तुम हो तक आके पहुंच जाती है। क्या देखते हैं कि कितना इर्तिक़ा हुआ है ड्रामे का, ड्रामे की कहानी के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से ड्रामे ने कितनी तरक्की की है? सर शारिक, सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। इसके लिए पहले तो मैं आपको बताऊंगा आपके सवाल के हिसाब से कि लम्हों में सिमट आया है सदियों का सफ़र, ज़िंदगी बहुत तेज़ चली हो जैसे, माशाल्लाह। ठीक है। और जहाँ बात की आपने इर्तिक़ा की, तो इर्तिक़ा का कोई भी अमल हो तो वो उसमें बहुत तकलीफ़देह होता है। आपने बात की ब्लैक एंड वाइट दौर की, यानी कि हमारा बचपन, ठीक है। और फिर बात की आपने अचानक से लेकर यहाँ तक बात को आ गए कि मेरे पास तुम हो। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा अपने बचपन से, क्योंकि हमारे ज़माने में किताबों का रुझान था। बचपन में हमारे हाथों में किताब थी तो हमने किताब पढ़ी। और आपने जितने पुराने ड्रामों के नाम लिए, उन तमाम ड्रामों की अगर आप बात करेंगे तो उनके अंदर जो लोग थे वो दानिश्वरों में लिखे थे, जिनका आप दानिश्वर कहते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि वो पीस ऑफ आर्ट हैं। उस वक्त आपके पास सोर्स जो थी एंटरटेनमेंट की वो एक टीवी था, ठीक है। शाम को लोग घरों को जल्दी आ जाया करते थे, टीवी पे बैठ के देखते थे। और उस वक्त उन लोगों का मिजाज जो था वो एजुकेट करना था, ठीक है, आपको एंटरटेन करना था। और अगर आप बात करते हैं ताबीर की, तो उस वक्त तो वो दौर वो है जिस वक्त जो नस्लें पाकिस्तान बनते वक्त मौजूद थी, बड़ी हुई थी, उनको जब टीवी हमारे पास आया 50s और 60s के एरा में, तो उस वक्त उन लोगों को मोटिवेट भी करना था और उन लोगों की कुर्बानियों को सराहना था। तो जब उनको सराहाया गया तो उस वक्त के दानिश्वरों ने उसको ड्रामे की शक्ल में तहरीर किया, किताबें लिखी, उसके बाद ड्रामे की शक्ल में उसको तश्कील दी और आपके टीवी पे पेश किया गया। तो उन तमाम लोगों की कहानी थी उस दौर की कि जो बताने की कोशिश की जाती थी कि इन लोगों ने कितनी कुर्बानी देने के बाद आपका मुल्क हासिल किया है, ठीक है। उसके बाद जब वो सब चीज़ें आप लोगों के दिमागों में नई जनरेशन तक मुंतकिल हो गई, जो उस वक्त के बच्चे थे और अब जवान हो चुके थे, ताकि अपने बुजुर्गों की कहानी को देख चुके थे, ताबीर के थ्रू, तमसील के थ्रू, बहुत सारे ऐसे ड्रामे मौजूद हैं। खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी साहब की तसनीफ़, नॉवल। पहले हमारे यहाँ काम हुआ करता था कि नॉवल बेस्ड स्टोरीज़ पे काम होता था, जिनकी ड्रामाई तश्कील की जाती थी। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी साहब का नॉवल, ठीक है। आप बात करते हैं आखिरी चट्टान, शाहीन, मोहम्मद बिन कासिम, ये सारी तसानीफ़ हैं नसीम मिजाई साहब की, ठीक है। उसकी ड्रामाई तश्कील की खान आसिफ साहब ने। नसीम मिजाई साहब ने तो किताब लिखी थी, लेकिन व्यूअर और रीडर में फ़र्क होता है। तो रीडर के लिए लिखा
नसीम जाही साहब ने उसकी ड्रामाई तशकील की व्यूअर के लिए, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए अपनी तारीख को दोहराते हुए कि हमारी तारीख में हमारे फोर्थ फादर्स क्या कुछ करते रहे हैं। तो उन लोगों ने उसको बनाया, तो शाहकार की तरह आपको याद है। आगे बढ़ते हैं शहज़ोरी भी इगर खातून के नावल से माखूज है, जिसको बजिया ने बड़ी खूबसूरत तरीके से ड्रामे तश्कील दी। शमा, ये तमाम वो किताबें हैं जिनको हमने पहले पढ़ा, उसके बाद जब हमने टीवी पे देखा तो उसको हमने देख के समझने की कोशिश की। जो हमने अपने दिमाग में एक इमेज बनाया था पढ़ने के बाद, टीवी पे हमको देख के उसकी तस्कीन ये मिली कि हमने जो समझा था वो सही है या गलत, और उसको हमने ज़्यादा दिलचस्पी से देखा। आप बात करते हैं आज की, तो आज अगर आपने जैसे एक ड्रामे का नाम कोट किया जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, मेरे पास तुम हो, तो मेरे पास तुम हो तहरीर एक दानिश्वर की है। इसके बीच में अगर आप किसी राइटर की बात करते हैं तो वो मुसन्निफ या मुसन्निफा तो हो सकती है, ये उसकी तहरीर तो हो सकती है, लेकिन वो दानिश्वर नहीं हो सकती। तो फिर आपको किस तरह उसमें कोई मैसेज या एंटरटेनमेंट मिल सकती है, या किस तरह की एजुकेशन मिल सकती है? यही चीज़ मिसिंग है हमारे दौर में आजकल, जिसकी मैं समझता हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, आजकल बहुत ज़्यादा हिट हुआ है अर्तुगरुल, बहुत मशहूर ड्रामा जा रहा है, तारीख ड्रामा जा रहा है। हम बात करते हैं अपने प्रोड्यूसर्स के पास जाके कि हमें इस तरह कोई चीज़ करनी है, तो उस जॉनरा में ले जाने के लिए हमारे पास वो सोर्स नहीं है, वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बेयर करने को तैयार नहीं है प्रोड्यूसर। तो हम कहाँ से वो डिलीवर करें? अच्छा, अभी अर्तुगरुल जो एक तुर्की ड्रामा है सल्तनत उस्मानिया के हवाले से, जो उसमें जद्दोजहद वगैरह दिखाई गई है, इसकी बड़ी धूम है। हमारे यहाँ भी आखिरी चट्टान और शाहीन और मोहम्मद बिन कासिम जैसे बड़े शोरा आफाक ड्रामे बने हैं। और मुझे याद है कि सिल्वर जुबली में अनवर मसूद साहब के प्रोग्राम में सलीम नासिर मरहूम ने, जिसमें उन्होंने एक मुसलमान मुजाहिद का किरदार किया था, उन्होंने कहा कि जी 4 घोड़े पुलिस फोर्स के होते थे जिनसे जो है वो चंगेज़ खान की फ़ौज दिखाई जाती थी। तो हमने उस वक्त इतने महदूद वसाइल के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त प्रोडक्शन की थी जिसमें आज भी देखें तो उसमें मज़ा आता है, और कहीं से ये एहसास नहीं होता कि ये उन 4 घोड़ों के साथ जो है इतनी बड़ी फ़ौज को शूट किया गया और ये इस तरह का तारीख़ी ड्रामा बना। तो क्या हम ये अर्तुगरुल जैसी सीरीज़ हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते? जिस वक्त आखिरी चट्टान बना तो यकीनन सलीम नासिर साहब ने बिल्कुल सही कहा, कातिल जलाली की बड़ी मेहनत थी और उसको बनाने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्होंने जो डिलीवर किया, तो वो उसका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आपकी इंटरेस्ट के लिए काफ़ी था, ठीक है। लेकिन आज जब हम इस दौर के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज कम होने के बावजूद बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, रिसोर्सेज कम नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब हम 4 घोड़ों को 400 घोड़ों में दिखाना हमारे लिए मुश्किल नहीं, उसका मुश्किल था, लेकिन उस वक्त उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन उस वक्त डिलीवर जो उन्होंने किया, तो उस वक्त उनके लिए रिहर्सल हुआ करती थी उस जमाने में, ठीक है। आर्टिस्ट के पास टाइम था, आर्टिस्ट अपनी काम से मोहब्बत करता था और वो चाहता था कि इस तरह कोई काम करे। और दूसरी के अंदर जैसे एक छोटा सा कैरेक्टर किया फहमीद अहमद खान साहब, रिहर्सल्स की बात की, रिहर्सल्स उस जमाने में बहुत हुआ करती थी पहले, और ताकि परफेक्शन लाई जाए, तो उसके बारे में कुछ अब क्या सिचुएशन? हाँ शारिक, उस ज़माने में जो हमने सुना और देखा, जो हमारे साथ आजकल सारे पुराने आर्टिस्ट काम करते हैं, जैसे इस वक्त काफ़ी सारे आर्टिस्ट नहीं हैं, आबिद भाई दुनिया में मौजूद नहीं हैं, अब शफी मोहम्मद शाह साहब दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तो इन लोगों के साथ हमें काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा हमने इनसे। तो इनसे जब जिक्र हुआ तो बताते थे ये लोग कि ये लोग रिहर्सल्स किया करते थे, फोकस होते थे अपने कैरेक्टर्स पे, सारा स्क्रिप्ट याद किया करते थे, सोचा करते थे, डिस्कस किया करते थे, राइटर से डिस्कस किया करते थे उसने क्या सोच के ये कैरेक्टर लिखा है। लेकिन आज हमारे पास क्वांटिटी तो बढ़ गई है, लेकिन क्वालिटी खत्म होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि आर्टिस्ट के पास टाइम नहीं है कि वो कैरेक्टर डिस्कस करे। उसको ये पता है कि जाके उसने आज ये काम करना है, पर डे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उनको ये इतने पैसे मिलेंगे, वो सुबह जाएंगे 10 बजे और सुबह रात को 10 बजे पैकअप करके चले जाएंगे, उनका डे जो है काउंट हो गया। तो आजकल हम लोग पहले वक्तों में रिहर्सल्स के बाद भी एक दिन में कम से कम 3 से 4 सीन रिकॉर्ड हुआ करते थे, अब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं 10 से 12 14 सीन, क्योंकि हमें सवाल होता है। तो फिर क्वालिटी तो सफ़र होगी उसके अंदर, तो फिर आपको क्वालिटी नहीं सिर्फ क्वांटिटी मिल सकेगी। इसीलिए कोई चीज़ याद नहीं रख पाते, व्यूवर्स की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म हो गई है। पहले एक ट्रांसमिशन चलती थी 6 घंटे की, 11 बजे फरमाने लाया जाया करता था, ठीक है, तो लोगों को पता होता था, लोग इंतज़ार करते थे और वो याद रखते थे। नशर मुकर्रर बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी कोई चीज़, लेकिन आज आप एक एपिसोड को दिन में 4 मरतबा देख लीजिए 24 घंटे में। ट्रांसमिशन का टाइम उतना ही है, एक ही डूब बनता है 4 से 6 घंटे
घंटे का, लेकिन वो रिपीट 4 मरतबा हो जाता है तो व्यूअर कहाँ से याद करेगा। और इतनी मोनोटोनस हो गई है कि वही कहानियाँ पहले वक्तों में जो सिखाया जाता था, बताया जाता था, ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, किसी चीज़ की को बनता कि अंजाम तक पहुँचाया जाता था। आज ये तो बता दिया जाता है कि चैनल के ऊपर एक चीज़ चल रही है कि उसने तलाक दे दी, लेकिन दूसरे दिन जब दूसरे किसी और इंटरेस्ट की चीज़ पैदा हो जाती है व्यूअर के लिए, वहाँ चला जाता है तो उसको याद रहता है उसने तलाक दी थी उसको, उसके बाद उसका अंजाम नहीं देख पाता वो। तो माशरे में आप देखिए क्या हो रहा है, कहानियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, एजुकेशन तो रहा नहीं है। तो ज़रूरी है इस वक्त इस तरह का काम होना चाहिए जिससे आप लोग को एजुकेट करें एंटरटेनमेंट के साथ साथ। हमारे पास इस वक्त न्यूज़ चैनल ज़्यादा हैं एंटरटेनमेंट से, और न्यूज़ चैनल में क्या हो रहा है, इतनी नफसा नफसी है, इतना कुछ है। एंटरटेन होने के लिए बंदा एंटरटेनमेंट चैनल पर स्विच करता है कि उसमें भी इसी तरह की कहानियाँ, डिप्रेसिंग माहौल की चीज़ें चल रही होंगी, तो कहाँ से एंटरटेन होगा। पहले वक्तों में पोल्यूशन के एक अलग तरीके से लोग हैंडल करते थे चीज़ों को, आज ऑफिस में अलग नफसा नफसी है, जॉब का हमारे पास मसले चल रहे हैं। हर चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर जब बंदा घर पहुंचता है और घर पर टीवी लगाता है एंटरटेन होने के लिए, वो देख क्या रहा होता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग ऐसी चीज़ें सिखाएं, बनाएं, जिससे हमारे यूथ की कुछ सीखे भी, एंटरटेन भी हो, इंटरेस्ट पैदा हो। बहुत सारे खुराफात दूसरी माशरे में जन्म ले रही हैं, आपके सामने छोटी छोटी चीज़ें हो रही होती हैं, कभी चाइल्ड एब्यूज़ के केसेस सामने आ जाते हैं आपके। अगर वही चीज़ आप ड्रामे में दिखा रहे होगे तो एक गरीब आदमी जो एक चाय के ढाबे में बैठकर टीवी के ऊपर वो ड्रामा देख रहा है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल उसका क्या होगा। तो वो तो एजुकेट क्या हो रहा है, वो एजुकेट हो रहा है कि मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, तो क्या करेगा वो इस तरह। और माशरे के अंदर जराइम जन्म लेते हैं, इसको तो हमें डिस्करेज करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को। कंटेंट के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ जिससे बंदा एंजॉय कर सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पर कभी कभी दिल दुखता है कि ये करें या ना करें, लेकिन बहरहाल हमारा प्रोफेशन यही है, हम क्या कर सकते हैं। 90s में गालिबा 80 के आखिर में एक सीरीज़ आती थी अंग्रेज़ी, मैकगाइवर, अभी भी वो यूट्यूब पे मौजूद है। उसके अंदर एक सीक्रेट एजेंट टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया है और वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में फंसता है और मुख्तलिफ सिचुएशन से वो बाहर जो है वो किसी फिल्मी हीरो की तरह नहीं निकलता, बल्कि बड़े साइंटिफिक अंदाज में जो अपने आसपास चीज़ें होती हैं उनसे फ़ायदा उठा के वो बाहर आता है। जैसे एक सीन में उसको दिखाया गया है कि वो पुलिस वैन होती है, उसके अंदर वो पुलिस वाले लॉक हो जाते हैं, उनमें कुछ पैसा वगैरह होता है तो उसको उनको बाहर निकालना होता है, उसको सोल्डरिंग गन बनानी होती है। तो वो सामने पड़ी हुई किसी बाईसाइकिल से उसकी रॉड्स को निकालता है, उसके मैग्नीशियम को स्क्रैच करता है और उससे फिर वो सोल्डरिंग गन बनाता है। और उसके लिए उसके प्रोड्यूसर्स ने बाकायदा यूनिवर्सिटी के लड़कों से, स्टूडेंट्स से, उनसे खिदमात ली हुई होती थी जो उनको मुख्तलिफ आइडियाज़ देते थे। माशाल्लाह हमारे यहाँ भी इतने बड़े तालीमी इदारे हैं, कराची यूनिवर्सिटी है, NID है, वहाँ भी चले जाएँ, नस्ट आ गया और बहुत सारे जहाँ पे हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ा टैलेंट मौजूद है। तो क्या हम इस किस्म की सीरीज़ नहीं बना सकते जिसमें इस किस्म के साइंटिफिक आइडियाज़ दिखाए जाएँ? अच्छी बात किया आपने, मैकगाइवर का जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, लेकिन आप शायद भूल गए कि हमारे पास PTV पे एक प्रोग्राम आया करता था कि ट्रैक्टर की मुरम्मत किस तरह की जाती है, ठीक है, जिसको 50-50 के प्रोग्राम में इसका मजाक भी उड़ाया जाता था, ठीक है, कि मुर्गबानी और बागबानी किस तरह की जाती है। तो उस वक्त कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी अप्रोच चेंज हो गई है। हम जिस अप्रोच पे इस वक्त काम कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, मॉडर्नाइज नहीं हो रहे। हमें मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है, और मॉडर्न दुनिया के अंदर हर चीज़ एक स्टेज के थ्रू चलती है। आप एकदम 10वीं मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, आपको पहली मंजिल से होकर गुजरना पड़ता है। हमें आज ये नहीं पता कि हम जीन्स तो पहन रहे हैं, लेकिन जीन्स क्यों पहन रहे हैं? फैशन है सिर्फ इसलिए, लेकिन उसकी भी एक लॉजिक है। जब फ्रांस में परफ्यूम ईजाद हुआ तो उसकी भी एक लॉजिक थी। हम लोग सिर्फ खुशबू आने के लिए परफ्यूम लगा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ कि हम किसी भी मीडियम के थ्रू एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक क्योंकि सिर्फ एंटरटेनमेंट से है, मैं इंफोटेनमेंट का आदमी नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो जिस तरह की हम पहले हमारे किताबें पढ़ते थे, नॉवल पढ़ते थे, उसके अंदर मॉरल ऑफ द स्टोरी नीचे लिखा होता था, जो हमें आखिरी समय पे जाके पता चलता है स्टोरी में ये बात की गई है, तो हमें राइटर बताता था, ठीक है। लेकिन आपने बजिया ने जिस तरह पढ़ाया है कि एक लड़की को, आपने शमा का जिक्र किया, अना का जिक्र किया, ये तो टाइटल ही सारे खातून बेस्ड टाइटल हैं। उनके ड्रामों के नाम ही ज़्यादातर लड़कियों को हुआ करते थे, अफशा, शमा, अना। तो बताती थी कि लड़की को किसी माशरे में किसी भी तबके के अंदर किस तरह का होना चाहिए,
ठीक है, तो वो पढ़ाती थी, तो आज भी बजिया को याद करते हैं हम लोग। ठीक है, आप हसीना मोइन की बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि वुमेन एम्पावर की ज़रूरत है उस दौर में। ये बात तो आज हो रही है वुमेन एम्पावर की, लेकिन हसीना मोइन साहिबा ने तो अपने ड्रामों में बताया कि उसका भी ज़रूरत है। गाड़ी के 2 पहिए हैं, उनको मार्जिन दिया जाए, स्पेस दिया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। तो ये तो हर दौर में बताया गया है और हमेशा बताना पड़ेगा, और सब लोग बता रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचते गलत तरीके से। बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो फिल्म के होते हैं, वो आप ड्रामों की शक्ल में ले आते हैं। फिल्म देखने जब जाता है, हमारे डिजास्टर क्या है फिल्म का, मैं थोड़ा सा छोटे स्क्रीन लेकर फिल्म की तरफ आता हूँ आपको लेकर, तो फिल्म का डिजास्टर हमारे यहाँ क्या है। हमारी फिल्म जिस वक्त कराची से लाहौर शिफ्ट हुई, वहाँ पे तमाम के तमाम लोग जो मौजूद थे, एक फिल्म के अंदर आपकी इंडस्ट्री के सारे हीरो हीरोइन मौजूद हुआ करते थे। ठीक, प्रोड्यूसर्स हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में शामिल हुए, उन लोगों ने देखा कि अपनी मर्जी से इसमें आइटम नंबर होना चाहिए, गाने की ये फिल्म क्या बन रही है, रिलीज हो गई, कितने दिन तक आप सब हीरो को और हीरोइनों को एक साथ एक स्क्रीन पे देखते रहेंगे। ठीक है, अब जब रिवाइवल हुआ, फिल्म को दोबारा बनना शुरू हुई, तो हमारे तमाम टीवी अदाकार बहुत अच्छे अदाकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, समझते हैं हर चीज़ को, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग पसंद भी करते हैं उनको, लेकिन उन्होंने फिल्म उसी पैटर्न पर दोबारा बनाई। एक फिल्म के अंदर तमाम हीरो हीरोइन मौजूद हैं। हर इंसान की एक जगह होती है। हम लोग अगर पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा फॉलोअर रहे हैं, ट्रेंड सेटर कभी नहीं बने। हालांकि हमारे ड्रामे तमाम बरसगीरें पसंद किए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सब चीज़ें होती हैं जो मैसेज भी होता है, देखना भी चाहते थे। लेकिन अब हम लोग इतने मरूब हो गए इन तमाम अपने पड़ोसी मुल्क के ड्रामों से और मीडिया से कि हम लोग अपना आप को भूलते जा रहे हैं। हमारी अपनी एक तहजीब है, हमारा अपना एक तमद्दुन है, हमारे बहुत खूबसूरत राइटर मौजूद थे जो इस वक्त हम मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनको अगर फॉलो करते हुए मैं आपसे बात करूंगा। अभी यूसुफी साहब का इंतकाल हुआ कुछ दिन पहले, आप इन फ्यूचर कोई दूसरा यूसुफी साहब देख सकते हैं कि कौन होगा उनकी जगह लेने वाला? कोई नाम। जब बात होती है फराज की, बात होती है फैज की, तो उनके ऑल्टरनेटिव आगे चले गए, लेकिन इस वक्त कौन है आप बता ही नहीं सकते। कोई दूसरा कोई नाम नजर ही नहीं आता आपको। तो आप अपनी ये वो लोग होते हैं जो एम्बेसडर होते हैं आपकी तहजीब के, आपके तमद्दुन के, जिसको बता रहे होते हैं कि इस तरह लेके जाना है। हम अपनी जनरेशन के अंदर हमारे यहाँ फ्लॉ यही है, इसको देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, अगर हम फॉलोअर ही सही, तो हम ये तो एक इम्पॉर्टेंट एक देखें, एक बुके के अंदर बहुत सारे फूल होते हैं। ठीक है, हर फूल खुशबू नहीं देता, बहुत सारे फूल सिर्फ बहुत खूबसूरती के लिए होते हैं, लेकिन अर्तुगल तो एक तारीख है। ठीक है, अगर हम तारीख में लेके जाते हैं, जैसे मैंने शिकवा किया कातिम जराई साहब से, मेरे बहुत सीनियर हैं। जब आखिरी चट्टान चला, मैंने अपने बचपन में आखिरी चट्टान देखा। आखिरी चट्टान के अंदर मैंने ज़हूर अहमद साहब को देखा चंगेज़ खान के कैरेक्टर में। ठीक है, लेकिन जब मैंने नॉवेल पढ़ा नसीम हिजाज़ी साहब का, तो उसमें उन्होंने कहा कि चंगेज़ खान एक ऐसा किरदार था जिसकी 1/4 उम्र घोड़े की कमर पे गुजरी। तो मैंने सवाल किया कातिम जराई साहब से कि दादा आपने तो ज़हूर अहमद साहब को दिखा दिया, वो तो कहीं से लगते ही नहीं इस हैयत के आदमी कि वो 1/4 उम्र उनकी घोड़े पे गुजरी हो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो मैं पहले अपनी बातों में कह चुका हूँ कि रीडर और व्यूअर के लिए फ़र्क होता है। तो उस वक्त एक उनको जंगजू दिखाना था और समझाना नहीं था, सिर्फ दिखा के ये बताना था कि चंगेज़ खान एक इस तरह का आदमी है जो अंदर से ऐसा है। लेकिन अगर वो लिखकर बता रहे होते उसको, तो उसमें तो सब कुछ उसकी सिफात बता देते। लेकिन जब विजुअली ज़हूर साहब को दिखाया गया, तो वो अंदाजा हुआ कि इतना बर्बरियत से भरपूर आदमी ज़हूर अहमद खान जैसा था चंगेज़ खान। तो वो समझ में आई बात कि कहीं कहीं हम एडवांटेज लेते हैं, लेकिन अर्तुगल की जो अपनी वैल्यू है इस वक्त जिस कॉस्ट में हमको मिल रहा है अर्तुगल, ठीक है, वो तो ना होने के बराबर है। उस कॉस्ट में हम बना तो नहीं सकते। ठीक है, दूसरा पैसा कमाना तो बुनियादी मकसद है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी बिजनेस का बुनियादी मकसद पैसा कमाना है। तो कमर्शियल ड्रामा जो है वो पैसा कमा के दे देता है। तो आप क्या समझते हैं कि संजीदा व्यूअर्स जो है या संजीदा ऑडियंस ड्रामे की अभी मौजूद है? ये कि ठीक बिल्कुल कह रहे हैं आप कि बिजनेस का पहला उसूल यही है कि हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एग्जैक्टली। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा डिजास्टर ये है कि प्रोड्यूसर की प्रिविलेज नहीं है। प्रोड्यूसर को स्पेस दी जाए और उससे कहा जाए आप कीजिए, हम चलाएंगे, खरीदेंगे, लेकिन हमें डिक्टेशन मिल रहा होता है मार्केटिंग से।
तो एक क्रिएटिव आदमी तो एक ऐसा घोड़ा, मुजोर घोड़ा होता है जिसको आप छोड़ दो तो वो आपको दौड़ के दिखाएगा, लेकिन अगर उसकी राशि आप खींच लोगे तो आपको क्वालिटी कहाँ से देगा? वो ना वो रेस जीत सकता है। तो वो तो ऐसे ही होगा कि आपने पाला हुआ है खूबसूरत घोड़ा शो पीस के तौर पे आपके पास रखा हुआ है अस्तबल में, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे आप। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी किसी तरह नहीं है, हर तरह से मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ ब्रांड मौजूद है जिसने अपने एक शो दिया, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, ब्रांड ने पूरा शो दिया कि हीरो बनना, ठीक है, लेकिन वो ब्रांडिंग उसने अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है, वो चला शो, उसके अंदर बंदा जीता भी, लेकिन वो जीता जो उसमें जीता था बंदा, उसको आज तक कहीं टीवी पर नजर नहीं आया। अगर उसको हीरो का टाइटल मिला था तो वो हीरो कहाँ है? गरीब। टैलेंट को प्रमोट ही नहीं किया जाता हमारे यहाँ। तो बहुत सारी चीजों का मजमुआ होता है एक कामयाबी। लेकिन अगर मकसद से पैसे कमाना है तो पैसे तो फिर कोई भी कमा लेता है। सही। तो ये एक ऐसी चीज है। तो अब जो बात हो रही है कि ड्रामा थोड़ा सा कमर्शियल हुआ, अभी जैसे मेरी जो ड्रामा चल रहा है कि मेरे पास तुम हो, उसके मुकाबले में अलिफ चला। अलिफ एक बड़ा जो स्क्रिप्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज बड़ा बेहतरीन ड्रामा है, लेकिन नॉन कमर्शियल है, लेकिन जो कमर्शियल वैल्यू मेरे पास तुम हो को मिलती है। इसी तरह मेरी ज़ात ज़र्रा है बेनिशा, एक जिसने ड्रामे को मैं समझता हूँ कि रिवाइवल दिया। ये भी एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट था। तो क्या हमारे यहाँ संजीदा ड्रामे को अभी भी लोग अच्छी तरह देखना चाहते हैं, मतलब उसके व्यूअर्स मौजूद हैं या नहीं? क्योंकि देखें ना, एग्जैक्टली, डेफिनेटली आपने बात की मेरी ज़ात ज़र्रा है बेनिशा, आपने बात की जितने भी नॉवेल बेस्ड ड्रामे हैं, अलिफ की बात की, ये दोनों ही किताबें मार्केट में मौजूद हैं। ये जब स्क्रीन पर आएंगे ये हिट होंगे, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च होती है, एक थॉट होती है, दानिश्वर ने लिखता, दानिश्वर मुसन्निफ होता है, ठीक है। तो वो उस अब अगर आप हुमैरा अहमद की बात करते हैं, मेरी ज़ात ज़र्रा है बेनिशा, या उसके दूसरे जो जितने ड्रामे भी इस वक्त चले हैं, सब हिट ड्रामे हैं, लेकिन वो किताब से ड्रामे बने हैं। तो उसके अंदर आप देखिए ना कि उस अपनी उम्र से उसकी बड़े करेक्टर लिखे उसने, ताकि उसने अपने आप को लेकर गई कि इस करेक्टर को लिखूंगी तो ऐसा बोलेगा ये करेक्टर। हर करेक्टर की अपनी एक ज़बान होती है, अपनी एक ज़मीन होती है, उसके अंदर बोलते हैं। गरीब आदमी अलग तरीके से बोलता है, एक अमीर आदमी अलग तरीके से बोलता है, हर एक के फ़लसफ़े अलग होते हैं। अगर सिर्फ एक राइटर हर आदमी से फ़लसफ़ा बुलवाएगा तो कैसे हिट होगा? हर आदमी का फ़लसफ़ा अलग है, तर्ज़ ज़िंदगी अलग है। तो हमें उन सब चीज़ों को जब मजमुआ बनाते हैं हम, तो एक हिट चीज़ बनाते हैं, मकबूल चीज़ बनाते हैं, और आवाम देखती भी है उसको। सही। आजकल कोविड का भी दौर है और लोगों के पास ऑप्शंस भी बहुत आ गए हैं। पहले पीटीवी हुआ करता था, उसके बाद अब चैनल्स की भी भरमार हो गई है, तो रिटेंशन टाइम लेना जो है ना बड़ा मुश्किल है। अब ऑडियंस की रिटेंशन लेना जो है वो टीवी पे भी चले जाता है, उसके बाद 2-4 ऑप्शन मौजूद होते हैं। और टीवी के अंदर एक चीज़ है कि टीवी पे आपको वो देखने को मिलता है जो टीवी दिखाना चाहता है, जबकि यूट्यूब पे आपका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यूट्यूब पे आप कुछ भी देख सकते हैं, जो आप देखना चाहते हैं वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो आप समझते हैं कि इन हालात में इस वक्त जो वेब सीरीज़ चल रही हैं, जो इस वक्त जैसे ये वबा का भी इशू आ रहा है, तो इसमें भी अब छोटे छोटे स्किट्स और छोटे छोटे जो हैं वो मुख्तसर वक्त के जो हैं वो ड्रामे जो हैं वो बना के जो है, और उस पर प्रोग्राम भी बनाए जा रहे हैं, कॉमेडी टाइप के प्रोग्राम भी बनाए जा रहे हैं, गुफ्तगू के सेशंस भी बन रहे हैं, वो अब वेब सीरीज़ पे चल रहे हैं। तो आगे का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है कि ये वेब सीरीज़ का या वेब बेस्ड प्रोग्राम का ये जो एरा है, इसमें ज़्यादा आपको सक्सेस नज़र आ रही है? ये आगे चल के ज़्यादा कामयाब होगा? क्योंकि कोई भी जो है वो किसी, क्योंकि वो प्रोग्राम तो पड़ा हुआ है, आपने किसी वक्त भी उठा के जब दिल चाहे आपने देख लिया, जाकर टीवी पे वो किसी मखसूस वक्त में आएगा। डेफिनेटली अगले कुछ सालों में आप देखेंगे सोशल मीडिया और ये जितनी वेब सीरीज़ और दूसरे वेब पे काम हो रहा है, तमाम चीज़ें वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से हम बात करेंगे कि पहले जब पाकिस्तान में हमने बात शुरू की थी पीटीवी से, एक ही इदारा था, तो एक प्रोडक्ट का बजट पूरा का पूरा पीटीवी के पास था। अब एडवर्टाइजमेंट, एक ही एडवर्टाइज अगर एक टाइम में उसका 5 जगह चलेगा तो उसने का बजट तो उतना ही है। अब उसने अपने बजट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब उसने डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली जो आपकी रैक रेट था, जो भी आपकी जहां से आप ले रहे थे, तो उसने वो बांटने हैं पैसे उसके अंदर, तो उन्होंने अपने रैक रेट कम कर दिए। हर कोई कमाने के लिए चाहता है, जब उसकी वो कॉस्ट ही नहीं आ रही ड्रामे की, जितने उसका अगर 40 मिनट का ड्रामा है उसके अंदर 11 मिनट की कमर्शियल हैं,
ठीक है। 11 मल्टी कमर्शियल का जो टैरिफ था जो वहाँ पे सॉरी वेब सीरीज बिल्कुल कामयाब होगी, वेब पे जाएंगे तमाम प्रोग्रामिंग। और जब कमाने के लिए बैठे हुए हैं तो जितने कमर्शियल टीवी में मिल रहे होते हैं तो वो कमर्शियल का बजट एक स्पेसिफिक बजट होता है हर साल का। अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 10 जगह पे, एंटरटेनमेंट के ऊपर अलग जा रहा है, न्यूज़ पे अलग जा रहा है। अपना जो जिसकी प्रोडक्ट है वो तो चाहेगा उसकी प्रोडक्ट हर जगह नजर है, लेकिन वो कहेगा कि ठीक है अपनी कॉस्ट है। पहले पीटीवी कहता था हम इस कॉस्ट के ऊपर आपका कमर्शियल दिखाएंगे, लेकिन अब चैनल कहता है आप बताइए कितनी कॉस्ट देंगे, हम आपका कमर्शियल दिखा देते हैं। तो अब जब चैनल कम रहा है तो वो प्रोड्यूसर को कहाँ से देगा, तो वो तो कहेगा कॉस्ट कम कीजिए प्रोडक्शन की, क्योंकि उसको भी कमाना है और जो प्रोड्यूसर है उसको भी देने उसके ऐसे जिसने प्रोड्यूस किए कंटेंट को। तो बहुत सारा फर्क पड़ गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और उसमें अल्टीमेटली होगा क्या, क्वालिटी सफर होगी। क्वालिटी सफर मेन रीजन ये है हमारी क्वालिटी नीचे आने का, वरना हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास राइटर की कमी नहीं है, हमारे पास डायरेक्टर बेहतरीन मौजूद हैं, हमारे पास हर तरह से और जो आने वाली लॉट है बहुत अच्छी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, अच्छा समझते हैं काम करना है इसके। पहले तो बहुत मायूस समझा जाता था ये टीवी पे काम करता है, लेकिन अब बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, समझते हैं इस फील्ड को, अच्छे साफ सुथरा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया इस फील्ड को। तो इसकी बका के लिए ज़रूरी है कि प्रोड्यूसर जिंदा रहेंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम तो और कुछ नहीं कर सकते, इतने अरसे से यही करते हुए आ रहे हैं, यही कर सकते हैं। तो हम फिर कहेंगे प्रोड्यूसर्स की बका के लिए बजट अच्छे कीजिए, प्रोड्यूसर अच्छी चीज देगा। हम लोग की भी वेब की बात करेंगे, आप यूट्यूब नहीं कोई भी साइट, ये नेटफ्लिक्स आ गई, नेटफ्लिक्स पे आप समझते हैं कि इस पर जो कंटेंट जा रहा है वो सस्ता है नहीं, वो पूरा कमर्शियल आते हैं, वो महंगा है। वो इस वक्त आप जो चैनल्स पे सॉफ्टवेयर देख रहे हैं उससे ज्यादा महंगा है। उनका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो आपकी कंटेंट या आपकी प्रोडक्शन वो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सही। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आगे वेब का कितना बड़ा स्कोप है वेब पे। तो प्रोड्यूसर शिफ्ट हो रहे हैं, प्रोड्यूसर शिफ्ट हो रहे हैं और हो जाएंगे अगर चैनल्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो। देखिए इस वक्त टीवी पे जो चीज़ वेब पे हिट हो गई ना, जो चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है वो समझ लीजिए स्टार बन जाती है आजकल चैनल्स के ऊपर। सही। जो पहले एक तरीका था, कंटेंट टीम बैठी होती थी, एक सीनियर कंटेंट हेड बैठे हुआ करते थे। अब जो कंटेंट हेड मौजूद हैं जो कर रहे हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है अभी अपनी चीज़ों से, वो क्या फोकस करेंगे। डिपार्टमेंट वो देखते हैं कि ये वायरल हो गई है, आजकल तो हर नंबर का गेम है, जिस पे व्यूज और लाइक ज़्यादा आ गए वो कहते हैं ये हिट है, चैनल कहते हैं चलो इसको चला लो हम भी बेच लेंगे आराम से, क्योंकि उसके पास तो क्लाइंट कमर्शियल मौजूद है। चैनल कहते हैं क्या जरूरत है मेहनत करने की, इस पर लाइक ज़्यादा आ रहा है, इसको बैठा दो सब देखेंगे। गेम सारा व्यूअरशिप पे चला गया, व्यूअरशिप पे चला गया, नंबर्स पे आ गया है। एक चीज जनरली देखी गई है कि सोशल मीडिया पे यानी जो अगर स्टार चैनल पे बना था, टीवी चैनल पे आया, वो रातों रात हिट हो जाता है। लेकिन जो सोशल मीडिया के स्टार है, जैसे हमारे पास वो अरशद साहब चाय वाले की एग्जांपल मौजूद है, सोशल मीडिया ने उसको बहुत चढ़ाया, लेकिन वो कोई या जिस तरह वो बच्चियां मशहूर हुई थी जस्टिन बाइबर का गाना गाते हुए, तो वो सोशल मीडिया पर तो बहुत चला, लेकिन वो उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला सका। क्या कहते हैं आप इसमें? कसूर है, हम लोगों का कसूर है। उन बेचारी बच्चियों को उस्ताद नहीं मिला, ये खुदा सलाहियत मौजूद थी, अगर गाइड करने के लिए उनके ऊपर कोई होता तो हो सकता है वो भी आज कहीं से कहीं होती। ठीक है, वो चाय वाले की मिसाल ले लीजिए, वो वायरल हुआ, जितना यूज़ करना था यूज़ किया, उसके बाद टिश्यू की तरह उसको फेंक दिया, वो किसी काम का नहीं, बेचारा वापस चला गया। तो भाई अल्लाह मौका हर एक को देता है, ठीक है। अब हम उस मौके को ही, हम एक सर्किल में काम कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से सर्किल को जितना बड़ा करना चाहे बड़ा कर लें, जितना छोटा करना है छोटा कर लें, क्योंकि सर्किल जहाँ से शुरू होता है वो ख़त्म भी वहीं पर होता है। लेकिन ये हमारे अपने इख्तियार में कि हम कितना बड़ा सर्किल कर लेते हैं। तो ये तो हर चीज़ हर जगह मौजूद है। आमीन, बड़ी आज शानदार गुफ्तगू हुई अजीम साहब से, और सनी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा। वक्त भी कम हो रहा है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त अजीम साहब के साथ दोबारा जो है वो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और मज़ीद बात करेंगे मीडिया और ड्रामे के हवाले से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अजीम साहब एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम को देखिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।